हेलो गाइस, मैं नरेश कुमार क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। गाइस, हम लोग क्लास 10th ज्योग्राफी के चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। अब तक हमने रिसोर्सेज क्या होते हैं उनके बारे में जाना और रिसोर्सेज के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं हम उसके बारे में जाना। आज हम लोग एक बार फिर से टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज का क्विकली रिविज़न कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है रिसोर्सेज का वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, जिसमें रिसोर्सेज को दो पार्ट में बांटा गया है, बायोटिक रिसोर्सेज एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। दूसरा जो क्लासिफिकेशन किया है वो है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी है, जिसमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इसके दो टाइप्स होते हैं। थर्ड क्लासिफिकेशन जो उन्होंने लिया है वो लिया है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। उसके बाद जो फोर्थ एंड लास्ट जो क्लासिफिकेशन है रिसोर्सेज का वो है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। इस क्लासिफिकेशन में रिसोर्सेज को चार पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट पोटेंशियल रिसोर्सेज, सेकंड डेवलप्ड रिसोर्सेज, थर्ड स्टॉक एंड फोर्थ रिजर्व्स। इस क्लासिफिकेशन को लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे, इसको हमने बीच में ही छोड़ दिया था। आइए एक बार इस क्लासिफिकेशन को हम फिर से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इस क्लासिफिकेशन में पोटेंशियल रिसोर्सेज की बात की गई है। पोटेंशियल रिसोर्सेज के बारे में अगर हम कहें तो ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो किसी पर्टिकुलर रीजन में मिलते हैं, लेकिन इनको अभी तक हमने यूटिलाइज नहीं किया है। एग्जाम्पल के लिए द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली राजस्थान एंड गुजरात, हैव इनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी, बट सो फार दिस हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपरली। ये हमें बता रहे हैं इंडिया के जो वेस्टर्न पार्ट्स हैं, जिसमें खासतौर पर बात की उन्होंने राजस्थान और गुजरात की बात की है, वहाँ पर इनॉर्मस पोटेंशियल है डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी का, बट उनको हम अभी तक प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से हम उनका यूटिलाइजेशन अभी तक नहीं कर रहे हैं या प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। इसमें जो दूसरा टाइप है पोटेंशियल रिसोर्सेज के अंदर, जो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के अंदर जो दूसरा टाइप है वो है डेवलप्ड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। ऐसे रिसोर्सेज जिनके सर्वे किए जा चुके हैं, जिनकी क्वालिटी और जिनकी क्वांटिटी के बारे में हमें पता है और जिसके वजह से हम इनका यूटिलाइजेशन भी लगातार कर पा रहे हैं, ये सारे रिसोर्सेज डेवलप्ड रिसोर्सेज कहलाते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी। रिसोर्सेज का जो डेवलपमेंट है, ठीक है, वो डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी और लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी। जो भी इस तरह के रिसोर्सेज होते हैं, इस तरह के रिसोर्सेज के लिए टेक्नोलॉजी और लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी काफ़ी हद तक जो है डिपेंड करती है इस रिसोर्सेज को डेवलप कराने में। इसमें जो हमारा जो थर्ड टाइप है वो है स्टॉक। स्टॉक के बारे में हमें बता रहे हैं मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एसेस दीज आर इंक्लूडेड अमंग स्टॉक। ये हमसे कह रहे हैं वो सभी मटेरियल्स जो हमारे एनवायरनमेंट में हैं, जिनके अंदर पोटेंशियल तो है ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने का, लेकिन ह्यूमन बींग्स इसको अभी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास इसको यूज़ करने के लिए अभी भी एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है। इसलिए इनको अभी हमने स्टॉक के अंदर कंसिडर किया हुआ है। एग्जाम्पल के लिए वाटर इज़ अ कंपाउंड ऑफ टू गैसेस। वाटर जो है दो गैसेस का कंपाउंड है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। हम हाइड्रोजन को एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में यूज़ कर तो सकते हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसी कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है या ऐसा कोई एडवांस तरीका नहीं है जिसकी वजह से हम इस हाइड्रोजन को यूज़ कर सकें एज अ एनर्जी। हैंस इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ स्टॉक। इसलिए हम इसको स्टॉक के रूप में कंसिडर कर रहे हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनके बारे में हमें पता तो है, हमें पता है कि ये रिसोर्सेज एनर्जी में आराम से यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है, इनको हम अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी वजह से हम इनको यूज़ कर सकें। हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसकी वजह से हम इसका इस्तेमाल बेटर तरीके से कर सकें। इसलिए ये अभी भी हमारे स्टॉक के रूप में
कंसिडर किए जाते हैं। इसमें फिर उन्होंने बताया है फोर्थ जो हमारा टाइप था इसके अंदर वो है रिजर्व्स। रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक। इनको हमारे स्टॉक का ही सबसेट माना गया है। विच कैन बी पुट इन टू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी और टेक्निकल नो हाउ, बट देयर यूज हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड। रिजर्व्स जितने भी होते हैं ये स्टॉक के सबसेट होते हैं। इनको हम यूज़ में ला सकते हैं जो भी हमारे पास एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ है उसको यूज़ कर कर, लेकिन अभी तक हम इनको इस तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। These can be used for meeting future requirements। ये फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। रिवर वाटर कैन बी यूज्ड फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। रिवर वाटर को हम यूज़ कर पा रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करने में, बट प्रेजेंटली इट इज़ बीइंग यूटिलाइज्ड ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। लेकिन प्रेजेंटली हम इसको एक लिमिटेड मात्रा तक ही यूज़ कर रहे हैं। Thus, the water in the dams, forest, etc. is a reserve which can be used in the future। ये रिजर्व है और हम इनको फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। आइए आगे हमारे पास जो एक नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस का डेवलपमेंट हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम आप लोग पढ़ने वाले हैं। रिसोर्सेज आर वाइटल for human survival as well as for maintaining the quality of life। It was believed that resources are free gifts of nature. As a result, human beings used them indiscriminately and this has led to the following major problems। ये बता रहे हैं रिसोर्सेज का ह्यूमन के सर्वाइवल में बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंस है। इसके साथ साथ उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने में भी रिसोर्सेज का वाइटल रोल है। और ऐसा माना जाता है कि जो रिसोर्सेज हैं ये हमारे नेचर के द्वारा दिए गए फ्री गिफ्ट्स हैं और इसी के परिणाम स्वरूप ह्यूमन बीइंग ने इसका यूज़ जो है हद से ज़्यादा किया है, जिसकी वजह से कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हमारे सामने आने लगी हैं। जैसे उन प्रॉब्लम्स के बारे में बता रहे हैं। पहली जो प्रॉब्लम इन्होंने बताई है वो है डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स। ये मैं बता रहे हैं रिसोर्सेज का डिप्लेशन होने लगा है बहुत तेज़ी से। किस लिए? जो भी ग्रीडी लोग हैं, जो भी ग्रीडी इंडिविजुअल्स हैं, जो लालची पीपल हैं, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। नंबर 2, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स विच इन टर्न divided the society into two segments, haves and have nots और rich और poor। अब जो दूसरी प्रॉब्लम ये बता रहे हैं हमें हम सबको, वो ये कह रहे हैं कि जो रिसोर्सेज हैं इनका एक्यूमुलेशन जो है कुछ ही हाथों में है। यानी कि ये रिसोर्सेज जो हैं इनकी बहुत बड़ी क्वांटिटी सिर्फ सोसाइटी के कुछ लोगों के हाथ में ही है, जिसकी वजह से सोसाइटी 2 सेगमेंट यानी कि 2 पार्ट में बढ़ गई है। एक पार्ट वो है जिनके पास ये रिसोर्सेज अबंडेंट मात्रा में अवेलेबल हैं और दूसरे वो जिनके पास ये रिसोर्सेज है ही नहीं, यानी कि रिच और पुअर कैटेगरी की हम बात कह सकते हैं। आपने सुना भी होगा कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, इतना पैसा है कि उनकी 7 पीढ़ियाँ आराम से घर बैठ कर खा सकती हैं, और कुछ लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे जिनको एक टाइम की रोटी भी सही से नसीब नहीं होती है। इसमें जो थर्ड मेजर प्रॉब्लम जो बताई थी वो है इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। तो ये इसमें हमें तीसरी प्रॉब्लम हमें बता रहे हैं कि हमने जो हद से ज़्यादा रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन किया है उसकी वजह से ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस आने लगे हैं। जैसे ग्लोबल वार्मिंग, आपने सुना होगा इसके बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के। ओजोन लेयर डिप्लेशन, हमारी जो ओजोन लेयर है हमारे इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर की, उसमें आपको पता है लगातार डिप्लेशन हो रहा है, इन्वायरमेंट में लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है और लैंड डिग्रेडेड हो रही है। ये सब मेजर प्रॉब्लम्स जो हैं कहीं ना कहीं रिसोर्सेज के अननेसेसरी यूज़ और इनके एक्सप्लॉयटेशन, इनके इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही हैं। उसके बाद हमें आगे ये कह रहे हैं
एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ बिकम essential for sustain quality of life and global peace. If the present trend of resources depletion by a few individuals and countries continues, the future of our planet is in danger. यह हमें कह रहे हैं इक्विटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज आज के समय में बहुत ज़रूरी हो गया है क्वालिटी ऑफ लाइफ को सस्टेन करने के लिए और विश्व भर में शांति बनाए रखने के लिए। अगर जो ट्रेंड है रिसोर्सेज के डिप्लेशन का वो कुछ ही लोगों के हाथों में ऐसे ही बना रहा और कुछ कंट्रीज़ ऐसे इसको कंटिन्यू करती रहीं तो जो हमारे प्लेनेट का फ्यूचर है वो बहुत खतरे में है। देयरफॉर रिसोर्स प्लानिंग इज़ एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। और इसी वजह से जो रिसोर्स प्लानिंग है वो बहुत ज़रूरी हो गई है जिससे कि सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस बना रहे हर तरह की लाइफ का अर्थ के ऊपर। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज़ अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं इसमें ही उन्होंने सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस की बात की है। आइए सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट Sustainable economic development means development should take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of the future generations. ये हमें बता रहे हैं सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब ऐसे डेवलपमेंट से है जो कि आज के समय पर हो तो रहा हो लेकिन इससे हमारे इन्वायरमेंट पर किसी प्रकार का नुकसान ना हो, और ये डेवलपमेंट प्रेजेंट की नीड्स को तो पूरा कर रहा हो लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी ना कर रहा हो फ्यूचर जनरेशन की नीड्स के साथ। एक बार फिर से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ऐसे डेवलपमेंट से होता है जिसमें हम प्रेजेंट जनरेशन्स की नीड्स को विदाउट इन्वायरमेंट को हार्म किए और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए रिसोर्सेज को बचाते हुए करते चले जाते हैं, और यही हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। एक बार फिर से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट से है जिसमें रिसोर्सेज का यूज़ हम प्रेजेंट जनरेशन्स की नीड्स को पूरा करने के लिए तो करते ही हैं, साथ ही साथ हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि ये जो रिसोर्सेज हैं ये फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी बचे रहें और इससे हमारे इन्वायरमेंट को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। उसके बाद इन्होंने एक समिट की बात की है जो कि रियो डी जेनेरो अर्थ समिट था 1992 में। रियो डी जेनेरो अर्थ समिट 1992 के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इनके बारे में हमारे पास एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है। इन जून 1992 मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स मेट इन रियो डी जेनेरो इन ब्राज़ील में एक जगह है रियो डी जेनेरो, उस जगह पर लगभग 100 देशों के राष्ट्राध्यक्ष जून 1992 में एक मीटिंग में इकट्ठा हुए थे फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। ये जो समिट थी, ये जो मीटिंग थी, ये पहली अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाने गई। द समिट वॉज कन्वेन्ड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। ये कह रहे हैं जो समिट थी इसका जो मेन पर्पस था करने का वो था इन्वायरमेंट में जो अर्जेंट प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, उनसे कैसे हमने अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बनाए रखना है ग्लोबल लेवल पर। द असेंबल्ड लीडर्स साइन द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज। जितने भी वहाँ पर लीडर्स आए थे उन्होंने एक डिक्लेरेशन पर साइन किया जो कि ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर था। द रियो कन्वेंशन एंडोर्स्ड द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल। जो ये रियो कन्वेंशन थी इसने ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल और अडॉप्ट किया एजेंडा 21 को फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी। 21वीं शताब्दी में एजेंडा 21 के थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए और ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल को बनाया जिससे कि फॉरेस्ट को वो जो है प्रोटेक्ट कर सकें उसके डिस्क्रिमिनेशन से। आइए अब हम लोग एजेंडा 21 के बारे में पढ़ लेते हैं।
It is the declaration signed by world leaders in 1992 at the United Nations Conference on Environment and Development UNCED। ये कह रहे हैं एजेंडा 21 ये एक डिक्लेरेशन था जिसको दुनिया भर के जो नेता थे उन्होंने 1992 में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में साइन किया था, विच टुक प्लेस एट रियो डी जेनेरो ब्राज़ील, जो कि रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में ही हुई थी। इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका जो मुख्य पर्पज़ था वो सिर्फ इतना ही था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को विश्व भर में अचीव किया जा सके। इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज। ये एक एजेंडा था जो कि कॉम्बैट कर रहा था एनवायरमेंटल डैमेज के साथ, पुवर्टी के साथ, डिजीज़ थ्रू ग्लोबल कॉरपोरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजेंडा 21 इज़, जो मुख्य उद्देश्य था एजेंडा 21 का वो यही था कि एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ऑन लोकल एजेंडा 21। इसका जो मेन पर्पज़ था एजेंडा 21 का सिर्फ इतना ही था कि हर एक लोकल गवर्नमेंट अपने लेवल पर अपना खुद का लोकल एजेंडा 21 बनाए। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे जहाँ पर हम लोग रिसोर्स प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। गाइस, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।